Hello everyone to the class. Today we will be discussing the Limitation Act. But before moving further into the video, I would like you to share, subscribe and like my channel. Please also click the bell icon so that you can get further updates. I'll be teaching up many other acts, Civil Procedure Code as well as Limitation and the Specific Relief Act. So without any further delay, I would like to move and jump directly into the video. उससे पहले सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि कोई भी लॉ स्टूडेंट जब अपना कोई भी लॉ सब्जेक्ट पढ़ता है, कोई भी लॉ सब्जेक्ट पढ़ता है, मे इट बी लिमिटेशन एक्ट, मे इट बी specific relief act, may it be civil procedure code, may it be criminal procedure code, whatever law you are studying, you have to know the policy behind the making of the particular law. What is the intention with which the particular act has been created, what the particular act will be providing to the particular individual persons, and for what kind of interest will it be dealing with. So when we talk about any of the acts, तो सबसे पहले अगर कोई भी एक्ट आप समझना चाहते हो, अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हो, तो एक बार ही ना उसके पीछे की पॉलिसी ज़रूर समझ लेना. जब हम लोग पॉलिसी समझ लेते हैं किसी भी एक्ट के पीछे की, तो ये बहुत आसान हो जाता है. हम उस एक्ट को जब भी पढ़ते हैं तो हमें चीज़ें समझ में आती हैं, क्योंकि जब तक पॉलिसी ही नहीं समझ में आएगी, इंटेंशन ही नहीं समझ में आएगा, जब तक उन सारी चीज सेक्शंस के बीच का लिंक कैसे समझ पाओगे. तो किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले आप लोगों को उसका लिंक समझना ज़रूरी है. आई अंडरस्टैंड जब भी हम लॉ क्लासेस पढ़ते हैं, थर्ड ईयर में होते हैं, सेकेंड ईयर में होते हैं, फोर्थ ईयर में होते हैं, फिफ्थ ईयर में होते हैं, या किसी भी लॉ सेमेस्टर में होते हैं, हमारे पास टाइम पीरियड बहुत कम होता है. हमारे टीचर्स हम लोगों को बहुत ही ब्रीफली सब कुछ समझाने की और सब कुछ बताने की कोशिश करते हैं, मैनेजिंग एवरी अदर एस्पेक्ट विच इज़ कनेक्टेड टू द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, बिकॉज उसमें हमें कई सारी चीज़ें करनी होती हैं. मूड कोर्ट भी ऑर्गेनाइज कराना होता है, हमें टाइम टू टाइम आपके सेमिनार्स भी ऑर्गेनाइज कराने होते हैं, टाइम टू टाइम आप लोगों को प्रैक्टिकल अप्रोचेस भी देनी होती है. सो देन इन दैट केस इट इज़ नॉट फिजिबल एंड पॉसिबल कि कई बार हम इतने डिटेल और इतने इन डेप्थ में चीज़ों को समझा सकें. इसलिए कई बच्चे जब बैराक पढ़ना शुरू करते हैं तो उन्हें बैराक रीडिंग नहीं आती है, उन्हें कुछ कुछ चीज़ों का मतलब नहीं समझ में आता है. वो कुछ नथिंग, सेविंग, नॉट विथ स्टैंडिंग, मीन्स एंड इंक्लूड्स, व्हाट डज ऑल दोज वर्ड्स मीन्स, वो आप लोगों को पता ही नहीं होता है. तो जब पता नहीं होता है तो जब आप बहुत ज़्यादा कोई ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जैसे जुडिशरी एग्जाम के लिए या किसी APP के एग्जाम के लिए जिसमें आपको सब्जेक्टिव पेपर भी अटेम्प्ट करना है, उसमें आपको दिक्कत करता है. आप इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाते हो, आप रट लेते हो सेक्शन की क्या है सेक्शन, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि उस सेक्शन के बुलेट पॉइंट्स क्या है, बुलेट चीज़ें क्या हैं, जिनको कि आपको एक्सप्लेन करना है पेपर के अंदर, जिसकी वजह से आप शायद इतनी जल्दी पेपर नहीं क्लियर कर पाते हो और इसीलिए शायद आप कोचिंग सेंटर्स भी जाते हो. तो अब आज मैं आप लोगों के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन लेके आई हूँ. आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू आउट. सो प्लीज़ कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग टू दिस चैनल. एंड आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हुए अब हम सबसे पहले ये समझेंगे कि कोई भी एक्ट पढ़ें. आज मैं लिमिटेशन बता रही हूँ, तो कोई भी एक्ट पढ़ें तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, उसका सबसे पहले आपको उसका प्रेम्बल देखना है. उससे पहले आप उसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखना चाहें तो वो देख सकते हैं. सबसे पहली चीज़ आपको क्या देखनी है, प्रेम्बल. प्रेम्बल क्या कहता है, इस एक्ट का प्रेम्बल, किसी भी एक्ट का प्रेम्बल यहाँ पे ऊपर की तरफ दे रखा होता है. तो इस एक्ट का प्रेम्बल बेसिकली किस चीज़ के बारे में बात करता है, ये एक्ट का प्रेम्बल बात करता है टू कंसोलिडेट एंड अमेंड दी law relating to limitation of suits and other proceedings. Suits and other proceedings. Other proceedings के अंदर आपका अपील, एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स, ये तीनों चीज़ें आती हैं. तो इस चीज़ के लिए है. अब जब हम कंसोलिडेशन और अमेंड, इसमें दो वर्ड यूज़ किया गया है, कंसोलिडेट एंड अमेंड. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कंसोलिडेट. कंसोलिडेशन का मतलब होता है एक साथ सब चीज़ों को इकट्ठा करके एक जगह लिख दिया. कुछ कस्टम्स होते हैं, कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं जो हम लोग बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं. उन सबको एक जगह एक एक्ट बना करके लिख दिया. ऐसे ही एक एक्ट बना करके लिख दिया. अमेंड का मतलब क्या हुआ, टाइम टू टाइम कुछ लॉ को चेंज करने की ज़रूरत होती है. कुछ जो लॉ है वो कहीं शायद लैक आउट करता है या कहीं साइलेंट होता है, तो उसको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत होती है. तो देन इन दोज केसेस दो पर्टिकुलर लॉ है उसे टाइम टू टाइम अमेंड किया जाता है एज पर दी सर्कमस्टांसेस.
उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो लिमिटेशन एक्ट कब एनफोर्समेंट में आया, ये भी एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है। कई बार क्वेश्चन में, प्री के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि एनफोर्समेंट कब हुआ था। 1 Jan 1964 इज द एनफोर्समेंट डेट। इस पर्टिकुलर एक्ट में कितने सेक्शंस हैं, कितने स्केड्यूल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, ये भी एक बार इंट्रोडक्शन पेज कभी भी बेयर एक्ट खोलो तो बाहर का टेबल ऑफ कंटेंट ज़रूर एक बार आंखों के आगे से निकाल लो, क्योंकि आप स्कीम समझ सकते हो उससे कि पर्टिकुलर एक्ट की स्कीम क्या है। और जब आप स्कीम समझ लोगे तो आपको ईजी हो जाएगा कोई भी एक्ट की बेयर चीज़ें याद रखना है, एटलीस्ट इतना कि कौन सा कितने सेक्शन से कितना सेक्शन था, कहीं ना कहीं एक आपको रहेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपसे एक्ट की स्कीम भी पूछ लेते हैं। तो ये जो इंडियन लिमिटेशन एक्ट है, इसमें 5 चैप्टर्स, 32 सेक्शंस और 1 शेड्यूल है। और ये एक्ट अप्लाई नहीं होता ऑन दी रिट्स। रिट पिटीशन में ये क्यों नहीं अप्लाई होता, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सो नाउ मूविंग फर्दर कि नेचर क्या है इस एक्ट का। दिस एक्ट इज अ पीस ऑफ एडजेक्टिव लॉ और अ प्रोसीजर लॉ, और व्हाट इट इज, इट यू कैन से इन अ सेंस दैट इट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव लॉ और अ प्रोसीजरल लॉ एंड नॉट द सब्सटेंटिव लॉ। क्यों, इसके पीछे का रीजन मैं आपको आगे बताऊंगी, इस वीडियो में कनेक्टेड रहिए। जब हम आगे बढ़ते हैं तो किसी भी लॉ को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इंटेंशन क्या रही होगी लेजिस्लेचर की किसी भी पर्टिकुलर लॉ को लेके आने के पीछे। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी जो किसी भी लेजिस्लेचर के दिमाग में, किसी भी लेजिस्लेचर के मन में, ख्याल में पहली चीज़ आती होगी वो होगा बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज। हमेशा यही होगा कि जो दो पार्टीज आके खड़े हो रहे हैं, आमने सामने अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, उनकी जो इंटरेस्ट है वो कहीं पे भी किसी का इंटरेस्ट वॉलेट ना हो, दोनों में बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट हो। हालांकि ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं किसी का राइट वॉलेट होता है, कहीं ना कहीं किसी की ड्यूटी होती है तो किसी का राइट होता है, राइट और ड्यूटी एक साथ चलता है। लेकिन जो बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट की बात है, उसमें बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर एक्ट में कैसे होगा, इस पर्टिकुलर एक्ट में ऐसे होगा क्योंकि अगर प्लेंटिफ, एपेलेंट या एप्लीकेंट जो कोई भी है वो अपनी कोई भी सूट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम फ्रेम के अंदर फाइल नहीं करता है तो उसकी जो वो रेमेडी है वो बार हो जाती है। उसके पास अधिकार तो पूरा रहता है। लिमिटेशन एक्ट आपका अधिकार आपसे नहीं लेती है, आपका अधिकार आपके पास रहेगा कि आपका ये अधिकार था, लेकिन आप उस अधिकार को असर्ट करने के लिए कोर्ट में आके सूट फाइल नहीं कर सकते हैं। आपकी जो रेमेडी है वो ले ली जाएगी। लिमिटेशन एक्ट आपकी रेमेडी को खींच लेता है, आपकी रेमेडी को ले लेता है। तो ये क्यों करता है, इसके पीछे का पर्पस क्या है? सबसे पहली चीज़ जो पर्पस है कि जो दूसरी पार्टी है वो आपके लिए एंशियसली वेट नहीं करेगी कि स्पेकुलेशन लगा रही है कि शायद कल चला जाए प्लेंटिफ, या परसों चला जाए प्लेंटिफ, या तरसों चला जाए प्लेंटिफ अपनी रिलीफ को क्लेम करने के लिए। तो वो जो अदर पार्टी है वो तो एंशियसली वेट कर रही है कि कब जाएगा, तो कब रिजॉल्व होगा, तो कब मैं अपना पीसफुल इंजॉयमेंट कर पाऊंगा। तो वो पीसफुल इंजॉयमेंट नहीं कर पा रही है। उसके अलावा जो लीगल डिस्प्यूट है, यू कैन नॉट कीप द लीगल डिस्प्यूट अलाइव फॉर अ लॉन्ग पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज जो कॉज ऑफ एक्शन होता है वो भी स्टेल होना शुरू हो जाता है। जो आपके एविडेंसेस होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं। जो आपके विटनेसेस हैं उनकी मेमोरी से वो चीज़ें, वो इंसिडेंट धीरे धीरे धुंधला होता शुरू हो जाता है। और कई बार ऐसे चांसेस होते हैं कि जो है आपका जो रेमेडी है वो प्रॉपरली आपको ना मिल पाए। उसके अलावा एक और जो पॉइंट है जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर एक्ट आया कि आपको अननेसेसरी लीगल प्रोसीडिंग्स को या लिटिगेशन को एंड करना है। यू हैव टू एंड द लिटिगेशन प्रोसीडिंग्स। हाउएवर ये सब कुछ तो अगर आप डिफेंडेंट के नज़रिए से देखें तो बहुत ही अच्छा है। अब हमें बैलेंसिंग भी तो करनी है। अब हो सकता है कि जो एप्लीकेंट है या एपेलेंट है वो किसी रिजनेबल कॉज की वजह से उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ लिमिटेशन के अंदर अपनी सूट फाइल ना कर पाया हो, या उसने की हो लेकिन वो उसकी इंटेंशन तो यही थी कि उसने शायद सही जगह सूट फाइल किया है, सही कोर्ट में सूट फाइल किया, वो लीगल प्रोसीडिंग्स में भी जा रहा था, उसको ये लग रहा था कि उसने सही किया, लेकिन बाद में पता लगा कि वो जो प्रोसीडिंग्स थी वो जिस कोर्ट में जा रहा था वो रॉन्ग कोर्ट था, वो गलत कोर्ट था। तो अब वो क्या करेगा, क्योंकि पीरियड ऑफ लिमिटेशन तो ख़त्म हो गया। तो इसके लिए बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट भी ज़रूरी है। तो इसके लिए
एप्लीकेंट और एप्लेंट को कुछ एक्सेप्शंस दिए गए, कुछ एक्सक्लूजन्स दिए गए, जिनको लगाने के बाद जो है पीरियड ऑफ लिमिटेशन उठ के आगे खिसक जाता है। जितना टाइम आपने यहाँ स्पेंड किया वो आगे थोड़ा खिसक जाएगा। उसकी एक्सेप्शंस जो हैं वो आपको बताता है सेक्शन 4 से 11। सेक्शन 3 क्या बात करता है? बार टू सूट। जब हम सेक्शन 3 की बात करते हैं तो वो एक जनरल डिक्लेरेशन प्रोविजंस है। 4 to 11 इज सम सर्टेन एक्सक्लूजन्स हैव बीन प्रोवाइडेड। सो इस तरीके से जो है इसकी स्कीम है। उसके अलावा लिमिटेशन एक्ट एक और बहुत बहुत गहरे पॉइंट के बारे में बात करता है कि अगर खुद सबसे पहली चीज़ तो क्योंकि ये एप्लेंट एपिलेंट प्लेंटिव एप्लिएंट और एप्लीकेंट के बीच के ऊपर ही अप्लाई होता है, तो ये होता है कि यू कैन नॉट बी स्लीपिंग अपॉन योर राइट। आपको विजिलेंट होना होगा अपने राइट के लिए, आपको अपने अधिकार के लिए खुद विजिलेंट होना होगा। और आपका जैसे ही राइट वायलेट हुआ आपको तुरंत के तुरंत, या आपके साथ कोई रॉन्ग हुआ तो आपको तुरंत के तुरंत विद इन द पॉइंट पीरियड ऑफ लिमिटेशन सब्सक्राइब्ड prescribed, you have to come to the court and assert your remedy. And if you are coming after the period of limitation is expired, then I'm really sorry, court will not grant you the time unless and until there is certain exceptions applicable to the particular party. आज के लिए इतना ही काफ़ी था इस लेक्चर में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से करना है। और आगे फर्दर इसके आगे 3, 4, 5, 6 मैं इन नेक्स्ट